नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में इन दिनों ईडी की शराब घोटाले पर कार्रवाई काफी चर्चा में है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान फिलहाल सुर्खियों में नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पिता को जोगी सरकार ने जेल भेजा, वो सरकार गई। मुझे रमन सिंह ने जेल भेजा, उनकी सरकार भी गई। अब मोदी सरकार ने मेरे बेटे को जेल भेजा है। ये सिलसिला अब भी जारी रहेगा, लेकिन यह तय है कि सत्ता में बैठे लोग ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। यह बयान उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद आया है। इसे बघेल ने राजनीतिक साजिश बताया। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार सत्ता के नशे में चूर है। भूपेश बघेल ने कहा कि राजनीति अब न्याय का माध्यम नहीं बल्कि बदले का औजार बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि शराब नीति को लेकर की गई जांच के बहाने परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। इधर भूपेश बघेल के इन आरोपों पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारें आती हैं जाती हैं, किसी के शराब से कुछ नहीं होता। जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको सजा मिलेगी और उसका फैसला अदालत करेगी। वहीं अरुण साहू ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। मुझे गिरफ्तार किया था रमन सिंह, सरकार गई है। अब मेरे बेटे गिरफ्तार किए हैं तो केंद्र सरकार जाएगी। बहुत बढ़िया सवाल है, किसी अखबार ने छापा नहीं। यदि मेरे खिलाफ जाता ना तो बड़ा बड़ा छपता, फ्रंट पेज की न्यूज़ होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसले दिए हैं। हमको केवल एक आवेदन करना है और एक खारिज होना है। वो हमारे पक्ष में गया सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है, और उन्होंने जो अपील जो प्रेयर किया था उसमें तो कोई निर्वाचन रद्द करने की मांग तो थी नहीं। प्रक्रियात्मक त्रुटि है, उसके लिए तो दूसरी प्रक्रिया है। लेकिन आपने निर्वाचन के खिलाफ आपने किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। सरकार आती है और जाती है, इसके श्राप से क्या होता है उसका उदाहरण नहीं देना चाहता, मगर किसी के श्राप से कुछ हो नहीं सकता। जो भ्रष्टाचार किया है उसका न्यायालय सही फैसला करेगा, इसलिए इंतजार करना चाहिए, ज़्यादा परेशानी हो। देखिए, जो भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है। इससे कौन खत्म हो रहा है, क्या खत्म हो रहा है, ये इसका अर्थ नहीं है। वस्तुतः भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है। तो बयान सुना आपने सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं का। जिस तरह से भूपेश बघेल कह रहे थे कि जब जेल गया मेरा बेटा, और उसके पहले जब उनको जेल भेजा गया था रमन सिंह सरकार में, रमन सिंह की सरकार गई। जब जोगी सरकार में जब उनके पिता को जेल भेजा गया था तो जोगी सरकार चली गई थी। अब मेरे बेटे को जेल भेजा केंद्र सरकार ने तो उनकी सत्ता चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब जो छत्तीसगढ़ में शराब पर टिकी सियासत। चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया था। हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी और भाजपा प्रवक्ता तौकीर रजा जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले धनंजय ठाकुर जी, आपके पास आना चाहूंगा। हम देखते हैं आरोप प्रत्यारोप तो हम बहुत सुनते हैं, जहां पर सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन हम ये इस तरह की बिरले कथन देखने को कमी मिलते हैं, सुनने को कमी मिलते हैं, जहां पर एक पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह की बात कह रहे हो। इसलिए बीजेपी के नेता कह रहे हैं किसी की शराब से कुछ नहीं होता। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अभी मेरे बेटे को जेल भेजा है, अब इनकी सत्ता चली जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक मौन शराब दे रहे हैं। इसलिए पलटवार भी किया रमन सिंह जी ने कि शराब से कुछ नहीं होता, जो कार्रवाई होगी अदालत करेगा। देखिए, आज हरेली का त्योहार था। आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को मैं हरेली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपको भी प्रेषित करता हूं, आपके पूरे संस्थान को प्रेषित करता हूं। और भूपेश बघेल जी ने वहां पे एक संबोधन में जो बात कही है, वो अपने परिवार के साथ जो घटना हुई है, जिस प्रकार से, क्योंकि उनके पिताजी तो कांग्रेस के नेता नहीं थे, भूपेश बघेल जी के, उनके अपने एक अलग विचारधारा थी और वो कांग्रेस के खिलाफ रहते थे। और उस दौरान योगी जी की सरकार थी जिसमें भूपेश बघेल जी भी मंत्री थे। तो उनके पिताजी के ऊपर एक प्रकरण बना जिसमें उसको जेल में जाना पड़ा था। तो उसके बाद आप देखेंगे जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो भूपेश बघेल जी के खिलाफ एक फर्जी मुकदमे दर्ज किया गया। उनके माता जी को, उनके धर्मपत्नी जी को, उनके परिजनों को गिरफ्तार किया गया था। भूपेश बघेल जी को फर्जी मामले में जेल जाना पड़ा था। और आज फिर वही स्थिति है। तो एक पूरी जो जानकारी है, जो उनके परिवार के साथ जो घटना हो रही है, उस पर उन्होंने चर्चा करने की बात कही है। तो कांग्रेस क्या अब इसी उम्मीद में है कि जिस तरह से होता आया है, क्योंकि इसको अक्सर हम
तमाम तरह की चीज़ों से रिलेट करते हैं। क्या अब कांग्रेस इसी पर उम्मीद करती है कि जिस तरह से जो सारी चीज़ें हो रही है, इसको एक तरह से अंधविश्वास भी कहते हैं, लेकिन क्या इन चीज़ों पर कांग्रेस के नेता विश्वास करते हैं? कांग्रेस के नेताओं को अपने कामों पर या फिर जिस तरह से आंदोलन करती रहती उस पर विश्वास कम है और इसी तरह की बातों पर ज़्यादा विश्वास है क्या? देखिए, जब बड़े बुजुर्ग आपके, माफ कीजिएगा आपके कहना गलत होगा, बड़े बुजुर्ग अगर किसी बात से जब निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, जो उनके जो दिल से जो बातें निकलती है ना, वो निश्चित तौर पर काम करता है। और आप देखेंगे अभी केंद्र सरकार में क्या स्थिति है। धनखड़ जी ने, जो उपराष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने खुले मंच से जो केंद्र सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से पूछा कि किसानों का जो आंदोलन हर बार हो रहा है, वादा पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। आज उनको किस प्रकार से दबाव पूर्वक, जिस प्रकार से चर्चा का विषय है, राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा है। तो चीजें तो है, और जिस प्रकार से पूरे देश में हालात उत्पन्न कर दिए गए, स्वाभाविक बात है, ये संकेत तो दिख रहा है, तानाशाही खत्म होगी देश से। तो आप कह रहे हैं कि जो भूपेश बघेल का श्राप ये काम कर पाएगा? मैंने शराब के आपको वो किया है। शराब का तात्पर्य होता है कि अगर कोई भाई जनता का नाराज हो गई है, जनता के जो नाराजगी है वो तो एक शराब के समान होता है किसी भी पार्टी के लिए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब कांग्रेस के नेता अपनी कार्यशैली से ज्यादा शराब पर विश्वास करेंगे। तौकीर रजा जी, देखिए शराब मिल गया है, हालांकि रमन सिंह ने कहा कि शराब से कुछ नहीं होता, लेकिन इस शराब को किस तरह से देखती है बीजेपी? इसके लिए क्या कोई तोड़ ढूंढेगी? क्योंकि हमने देखा है पौराणिक कथाओं में या फिर जो कुछ हिस्ट्रीज में इस तरह की हम जरूर देखते सीन है, जहां पर कोई ऋषि मुनि किसी को शराब दे देता है तो उसकी सत्ता भी चली जाती है, वो राजा से रंक भी बन जाता है। एक बार फिर से शराब मिला आप लोग को, उदाहरण भी दिया गया है कि किस तरह से उस वक्त जेल में गए भूपेश बघेल के पिताजी, फिर उनके वो खुद जेल में गए, फिर अब उनके बेटे गए और अब कह रहे हैं कि अब केंद्र की सत्ता भी नहीं रहेगी, शराब मिल चुका है। आप सभी को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए साहब, ऐसा है कि और हरेली का सबसे पहले तो मैं आप सबको और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों, पूरे देशवासियों को मैं हरेली हमारे त्योहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए साहब, मैं शेर पढ़ता रहा हूं और आज भी वही शेर पढ़ूंगा कि आसमान में किसी के ठिकाने नहीं होते साहब, आसमान में किसी के ठिकाने नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते कहीं के नहीं होते। जनता ने उखाड़ फेंका, उसके बाद ये मानने को तैयार नहीं है। एक वहां पर शहजादे हैं, उसकी चमचागिरी करते रही है इनकी पार्टी, एक यहाँ पर शहजादे उनकी भी चमचागिरी करती रही, और उसमें दिखता है अरे साहब 1000 करोड़ का घोटाला सामने, एक सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के ऊपर इल्जाम लग रहा है और ईडी लगा रही है बाकायदा। मैं ईडी का वकील नहीं हूं, ना मैं ईडी का कोई समर्थन करता हूं, ना ईडी के खिलाफ बात कर रहा हूं, लेकिन ईडी ने कार्रवाई करी है, जिसके भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करी है, तो आपको जाइए ना अदालत। आपको लगता है अगर ऐसा था तो अदालत ने आप उसको जमानत क्यों नहीं दी? आपके पूर्व जो है सूर्यकांत तिवारी को जमानत क्यों नहीं दी? आपके सिर्फ नेता की बात नहीं कर रहा हूं, आपके पूर्व मंत्री जो है रहे, कैबिनेट मंत्री रहे कवासी लखमा, शराब के सबसे बड़े वो है, बोलते थे कि भाई हम तो शराब नहीं छोड़ सकते, लेकिन घोटाला भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये बताता है, और उन्होंने सब बाकायदा उन्होंने बयान दिया है कि किस प्रकार से कार्रवाई हुई है, और इस बयान के आधार पर और कुछ सबूत के आधार पर ईडी ने कार्रवाई की है, तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन आप सिर्फ अपने रुख को मोड़ने के लिए, आपके बेटे के ऊपर लगे इल्जाम को हटाने के लिए उल जुल बयान देते हैं, ये अपने ध्यान भटकाने के लिए विषय बदलने की पूरी कोशिश करते हैं। ये नहीं चलने वाला। नहीं, लेकिन उन्होंने बोला है कि जिस तरह से आप लोग की सरकार में भूपेश बघेल को गिरफ्तार किया गया तो आप लोग की सरकार चली गई, अब उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया, इसलिए कह रहे केंद्र सरकार भी अब चली जाएगी। कहां सरकार गई? सरकार तो उनकी गई, हमारी सरकार कहां गई? हमारी सरकार तो आ गई। और रही बात, देखिए उनके पिताजी की ये बात कर रहे हैं, पिताजी को गिरफ्तार क्यों किया गया? पिताजी को ज्यादातर अभी भागते भागते फिर थे, सनातन धर्म का खुलेआम विरोध करते थे, यूट्यूब में आज भी भरे पड़े उनके बयान। तो मैं किसी उस पर नहीं चाहता, वो बेचारे दिवंगत हो गए, इसलिए दिवंगत व्यक्ति की बात करना बेहतर नहीं है, लेकिन उन्हीं के सपुत्र है, तो कहते हैं कि जो बाप जैसा करता है उसके अंश जो है बेटे में आते हैं, और बेटा ने किया, मुख्यमंत्री ने किया होगा, तभी तो उनके बेटे ने इतना सारी चीजें की और आज वो पकड़ाए हैं। अरे साहब 72 से 80 करोड़ के घोटाले में मंत्री पकड़ाए हैं, ये तो 1000 करोड़ का घोटाले का मामला है, ये कहां से बचेंगे जरा बताइए? आज जमानत नहीं मिल रही है उनके पूर्व मंत्री को, तो इनको कहां से इनको जमानत मिलेगी? ये सब दिखाता है कि सबूत पूरी ईडी के पास पूरे हैं, एविडेंस पूरे हैं, और ठोस कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ रही। आपके शराब से कुछ नहीं होता, कोई आप साधु या संत नहीं है, या आपने कोई सनातन का भला नहीं किया जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि शराब मिलेगा। कौन सा शराब मिलेगा? अरे भाई साहब, भ्रष्टाचारियों का शराब नहीं होता,
एक दुखी मनुष्य का कल तो श्राप होता है, जो आहत होता है उसका श्राप होता है। आहत कैसा? अरे आपने तो भ्रष्टाचार किया, आहत नहीं हो, आपने तो छत्तीसगढ़ की मातारी का अपमान किया है, छत्तीसगढ़ के पैसों को लूटा है, खसोटा है, इन्होंने तो दुआ दिए है, तभी आप यहां से सत्ता से उखाड़ फेंका जनता ने, और आप श्राप की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी आप समझने को तैयार नहीं है। ये किस दोहरे चरित्र की बात करते हैं साहब? देखिए, आपको तो सबसे पहले शराब लगा था, लगता है आप भूल गए। शराब की बात मैं करूं, निहत्थे साधुओं की जो गौ हत्या के विरोध में दिल्ली में धरना दे रहे थे, गोलियां चला दी गई थी आपकी पूर्व नेता, पूर्व प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी ने। तो ये सब नहीं बता सकते, और भी बहुत सारे, मैं अगर पुरानी हिस्ट्री उठाऊंगा तो हमारे धनंजय भाई भी बैठे हैं, ये सब चीज को जानते हैं, लेकिन चूंकि अपनी अपनी पार्टी से जुड़े हैं तो अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। तो पक्ष रखने के साथ साथ इस प्रकार से बातें करने से कुछ नहीं होता। ये दिखाते हैं कि वो कितने हताश हैं, कितने निराश हैं, क्योंकि सारी घोटाले, सारे घपले पकड़े जा रहे हैं। 36 वादे किए इनकी सरकार ने, लेकिन कभी आज भी पूरा नहीं किया। अरे साहब, ठीक है, लेकिन ठीक है धनंजय जी, लेकिन जिस शराब की आप बात कर रहे थे और जिस तरह से एग्जाम्पल भी दे रहे थे, लेकिन अगर हम देखें, अगर जब अजीत जोगी की सरकार में, वो तो कांग्रेस की सरकार थी ना, तो अगर वो उनके पिताजी जेल गए तो फिर तो कांग्रेस की सरकार गिरी थी। तो अगर जिस तरह से देखें 2018 में फिर से वापस यहाँ पर जिस तरह से सरकार आप लोग की यहाँ पर जरूर बनी थी, लेकिन उसके बाद फिर जब चुनाव हुआ वापस फिर बीजेपी की सरकार बन गई, तो बीच में फिर ऐसा क्या ऐसा कुछ हुआ होगा, किसी ने जिस तरह से अभी भूपेश बघेल जी शराब की बात कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने इसका शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं वो, तो फिर बीजेपी के नेता तो बोलेंगे ना कि जनता की जो एक शराब है वो आप लोग को लगा, इसलिए आप लोग की सरकार चली गई। देखिए, अभी तौकीर रजा जी विद्वान हैं, इन्होंने एक बात कही कि आसमान में किसी का ठिकाना नहीं होता। ये बात नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ जाना चाहिए। विद्वान प्रवक्ता है, नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं तौकीर भाई, हमारे जानकार अच्छे हैं, क्योंकि ये स्कूल में जाके पढ़े ना, कांग्रेस की जो स्कूलें थी ना, वहां जाके पढ़े तौकीर भाई। नरेंद्र मोदी जी तो घर छोड़कर भाग गए थे, ऐसा कहते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि आसमान में किसी का ठिकाना नहीं होता है, और तो प्रजातंत्र है। वोट चोरी करके, ईवीएम में गड़बड़ी करके, विपक्ष के नेताओं को झूठे मामले फंसाकर आप कितने दिन तक राजनीति करोगे? बात कर रहे थे गौ हत्या की। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व में सबसे बड़ा बीफ निर्यातक बन चुका है, और बीफ कंपनियों ने सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो ये जो बीफ निर्यातकों के चंदा से जो भाजपा चुनाव लड़े, और जो नरेंद्र मोदी जो विश्व गुरु हैं, वो भारत को विश्व में दूसरे नंबर पर गौ निर्यातक, बीफ निर्यातक बना दे, उनके मुंह से गौ सेवा शोभा नहीं देता। प्रदेश की जनता देख रही है, जब से पहले सरकार बनते ही गौ माता के आशियाने जो गोठान है उस पर विश्व शाह ने तालाबंदी किया था, ताकि गौ तस्करी यहाँ बढ़ सके, और गौ तस्करी बढ़ेगी, पशुधन की तस्करी बढ़ेगी, तो भाजपा को ज्यादा चंदा मिलेगा। तो जो गौ माता की हत्यारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमने देखा है सगुन गौशाला रमन सरकार के दौरान 700 गाय की निर्मम हत्या भाजपा के गौशाला में हुआ था, और उसके हड्डी और मांस को बेचा जा रहा था। लेकिन हमने केरल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं का भी वो नजारा देखा है जहां पर सड़क पर गाय काटी गई थी, वो तस्वीर भी हमने देखी है, जो कि बड़े हृदय विदारक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राज्य बदलने से पार्टी की विचारधारा तो कम से कम नहीं बदलनी चाहिए ना, कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विचारधारा कुछ और होगी, केरल में कांग्रेस की कुछ विचारधारा कुछ और होगी। हालांकि ये बीजेपी के ऊपर भी लागू है, कि हमने देखा कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर वहां पर कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर नेताओं की बातचीत अलग है, लेकिन हमने देखा है राजनीति की मजबूरी है, जहां पर जनता जिस तरह से होती है वहां पर पार्टी भी उस तरह से हो जाती है। बहरहाल, लेकिन धनंजय, जैसे मैंने वही कहा कि उस वक्त भले वो जोगी सरकार की जाने की बात कर रहे थे, लेकिन वो तो सरकार की, कांग्रेस की सरकार थी ना। तो क्या ये शराब बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा क्या? सुन लीजिए ना, आपने केरल का सवाल उठाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। केरल में जो हरकतें की थी गौ माता के साथ ना, उसको तत्काल कांग्रेस पार्टी ने पार्टी से बाहर कर दिया, उस पर FIR हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो गौ माता के हत्यारों से जो चंदा लेती है, यही छत्तीसगढ़ में हमने देखा भाजपा के जो नेता हैं आदिवासी वर्ग से आते हो, तो गौ हत्या के उसको टिकट दिए थे लोग। बिल्कुल गौ हत्या पे स्पष्ट नीति होनी चाहिए, हम तो कह रहे हैं गलत था वो, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, गौ हत्या बंद नहीं करा पाई। ये कैसी सरकार है? हम तो कह रहे हैं गौ हत्या बंद, चाहे कोई भी व्यक्ति हो इस प्रकार कृत करता है वो गलत है। पर भाजपा सिर्फ पैसे के लिए गौ हत्या करवा रही है, चंदा के लिए गौ हत्या करवा रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा बीफ निर्यातक बन गया। चलिए, लेकिन मुझे लगता है जिस बीफ निर्यात की बात करते हैं
उसमें काऊ बीफ पूरी तरह से प्रतिबंध है, वो गैर कानूनी है। उसमें बफेलो बीफ क्योंकि बफेलो और काऊ इसमें दो चीज़ ज़रूर होती है और इसको लेकर मुझे लगता है ज़रूर तमाम तरह की बातचीत सामने आती है, लेकिन काऊ बीफ पूरी तरह से एक्सपोर्ट करने में पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है, पूरी तरह से प्रतिबंध है। पर भी ठीक है, बहुत गंभीर आपने सवाल उठाए, तो रजा जी जवाब दे दीजिए आप। एंकर हैं, ढूंढ लीजिएगा कि कैसे लाल मास से निर्यात करते हैं। आप तो हम लोग से ज्यादा बुद्धिमान हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, आप भी उसको देख लीजिएगा, रिस्ट्रिक्टेड है पूरी। बहरहाल जवाब दे देंगे तो आप ढूंढ लीजिएगा। बहुत अच्छी बात आपने रखी। देखिए ऐसा है कि इनके समय का दिया हुआ लाइसेंस आज भी चला आ रहा है और उसके बाद कोई दूसरी फैक्ट्री खरीद के और टाइटल लगा के कुछ और चल रहा तो अलग बात। लेकिन ये बात सही है, सत्य है कि जो काऊ बीफ है उस पर टोटल प्रतिबंध है। कहीं गौ हत्या नहीं हो रही है। जहां हत्या होती है उसके खिलाफ अगर कोई पकड़ाता है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होती है और ठूसा जाता है जेलों में। और हमारी सरकार ने तो बिल्कुल ठूसा है, कहीं किसी को बख्शा नहीं। कहीं पे भी अभी रायपुर में घटना हुई थी तो रायपुर में भी उसको जेलों में ठूस दिया था, तो कहीं किसी को बख्शती नहीं है। इवन हमारी यूपी की बात करें, अभी आप भाई बता रहे हैं, अरे साहब गौ हत्या जहां पर किया और किसी ने किया है तो माननीय योगी जी ने उसके घर को बुलडोजर से डाल दिया है। जरा आप जानकारी इकट्ठा करिए। ठीक है, बहरहाल लेकिन आज की जो हमारा डिबेट है वो इस गौ हत्या के ऊपर नहीं है, उसके ऊपर भी हम अलग से जरूर चर्चा करते रहते हैं। लेकिन आज का जो डिबेट हम फोकस रखते हैं, जो ईडी की कार्रवाई है, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि तौकीर रजा जी, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बदले की भावना से जो भी कार्रवाई ये हो रही है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमेशा सत्ता पे आप लोग नहीं रहेंगे। जिस तरह से पहले भी सत्ता आ गई, आगे भी आप लोग की सत्ता जा सकती है, लेकिन जो भी कार्रवाई हो रही है गलत कार्रवाई हो रही है और ईडी के खिलाफ और जमकर हमला बोला है। तो इसी पर हम फोकस रखते हैं डिबेट को आज की। देखिए ऐसा है कि आपके समय में जब हमारी सरकार रमन सिंह की सरकार थी और उसके बाद जब 2018 में इनकी सरकार आई तो इन्होंने बाकायदा खुलेआम इनको इल्जाम लगाते रहे डॉक्टर मन सिंह जी की सरकार के ऊपर कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया और हम आएंगे इनको गिरफ्तार करेंगे। एक मंत्री को गिरफ्तार नहीं कर पाए, भूपेश बघेल जी चूड़ी पहन के बैठे रहे। तो आप किस मुंह से बात करते हैं कि हमने भ्रष्टाचार किया? अगर किया होता तो 5 साल आपकी सरकार ने गिरफ्तार करके किसी को क्यों नहीं दिखाया? और हमारी सरकार अगर गिरफ्तार करी तो बताता है कि हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत बिल्कुल वचनबद्ध हैं और कार्रवाई ठोस कर रहे हैं। आप बताइए कहीं अगर ऐसा हो तो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत बाकायदा ऑनलाइन सिस्टम से हर काम हो रहा है और कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो बिल्कुल आप उजागर करिए ना, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अधिकारी भी करेगा तो हम उसे बख्शने वाले नहीं है और कौन नेता करेगा उसे भी बख्शने वाले नहीं है। ईडी कार्रवाई कर रही है, हम उसके साथ हैं। और आप बात करते हैं अरे साहब वो तो हमारे नेताओं को भी गिरफ्तार कर रही है। आप किस मुंह से बात करते हैं? मध्य प्रदेश के 3-3, 4-4 नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करी। अगर वो भ्रष्टाचार हमारा नेता भी करता है तो ईडी उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। और किसी को, मैं तो बोलता हूं किसी को बख्शना नहीं चाहिए। पॉलिसी माननीय मोदी जी ने कही चली है, हमारे विश्वविद्यालय साई जी ने जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कार्य कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और इसी कारण से आज भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और विकास की गंगा बह रही है। 1.5 साल में जो विकास हुआ आपने कभी बताइए 5 साल में कुछ किया हो? हमने वो 1.5 साल में कर दिया। अरे 750 से ज्यादा टावर तो सिर्फ बस्तर में लगा दिया भाई साहब। आपने तो 300 टावर को अपडेट नहीं कर पाए थे जो पुराने टावर थे, हमने किया है। 750 किलोमीटर की जो रोड है, छोटी छोटी रोडें हैं, उसमें से 350 से ज्यादा रोड, 360 किलोमीटर की रोडें हमने बना दी है और 750 किलोमीटर की ज्यादा किलोमीटर की रोड सेंशन कर दी। ये उपलब्धि हमारी है। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करता हूं और जो वादे किए हमने उससे 80% हमने पूरा कर दिया। आपने तो 36 वादे किए थे, एक वादा पूरा नहीं किया। ठीक है, वादे कितने पूरे मुझे लगता है ये तो जनता जरूर तय करती होगी। लेकिन धनंजय जी देखिए, आप लोग अडानी अंबानी का नाम लेते रहते हैं, लेकिन आज ही की खबर है ईडी की कार्रवाई की जो आप बात कर रहे थे ना, आज ही कार्रवाई हुई है ईडी की तरफ से अंबानी परिवार के ऊपर। अनिल अंबानी के ऊपर कई ठिकानों पर रेड हुई है। तो आप जिस तरह से आरोप लगाते रहते हैं कि द्वेष भावना के तहत सिर्फ हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही, लेकिन जिन अडानी अंबानी को लेकर आप लोग बीजेपी सरकार को गिरते रहते हैं, अंबानी के ऊपर तो आज कार्रवाई हुई है ईडी की, वहां पर भी रेड पड़ा। किसने उठाया संसद में मामला? आदरणीय राहुल गांधी जी ने बैंक फ्रॉड अंबानी का, जिसे नरेंद्र मोदी जी संरक्षण देकर बचा के रखे थे अब तक। और अडानी का फ्रॉड जो ट्रंप ने कहा है कि अडानी ने विदेश से 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है, कब जाएगी ईडी उसके? हम और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ट्रंप ने आरोप लगाया है 142 करोड़ रुपए वोटर टर्नआउट के नरेंद्र मोदी जी को दिए हैं। कब ईडी जाकर पूछताछ करेगी नरेंद्र मोदी जी से? पूछताछ तो होनी चाहिए ना, हम तो कह रहे हैं। और आज ही आप देखेंगे निशिकांत दुबे है भाजपा के सांसद, उसके खिलाफ, उनके बच्चों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। तो बाबूलाल मरांडी जो भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो तो घड़ियाली आंसू बहा रहे, राजनीति की सूचिता नहीं है। मतलब आपके ऊपर कार्रवाई हुई तो राजनीति की सूचिता नहीं है और आप हमारे लोगों पर फर्जी केस बनाए, झूठे मुकदमे दर्ज करें, वो आपको अच्छा लगता है क्या? हमारे ऊपर जो लगाए गए आरोप ईडी ने सिद्ध कर पाया है?
जितने आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के लिए पटकथा पर बात करिए, पहली बात। दूसरी बात, एक गलत बात इन्होंने तौकीर रजा ने कहा है कि भूपेश बघेल जी चूड़ी पहन के बैठे थे। क्या तौकीर रजा जी क्या चूड़ी को क्या समझते हैं? चूड़ी हमारे देवी देवता में शक्ति का प्रतीक है। माता दुर्गा पहनती है, माता लक्ष्मी पहनती है और शक्ति का प्रतीक है। और इंदिरा गांधी ने उसी चूड़ी को पहनकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। हमने तो देख लिया कुर्ता पैजामा वाले को। 90,000 भारत का ट्रम्प के आगे जवाब देने में डरते हैं। तो इस प्रकार से बयानबाजी ना करें किसी की मान सम्मान पर। 90,000 सैनिक निशक्त छोड़ दिया था, 54 सैनिक हमारे नहीं ला पाते हमारे अधिकारी। ये भी तो बता दीजिए इंदिरा गांधी ने कितना बड़ा पाप किया था, किसके कहने पे किया था। और चूड़ी पहन को आप माता की बात सम्मान कर रहे हैं, बिल्कुल माता का सम्मान है, लेकिन चूड़ी पहन के बैठने का मतलब ये होता है अगर चूड़ी पहन के बैठा इसका मतलब ये है बोल के पैसा किसी महिला का अपमान ना करें। कार्य कुछ नहीं करता, झूठ बोलते रहे, झूठ नरेंद्र मोदी जी में क्षमता नहीं है। पीओ में कभी झूठ बना हुआ, हमने जो बोला हमने बोला कि पेस्टी घोटाला है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, हमने कार्रवाई की, हमने बोला भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, हम बिल्कुल कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। क्यों भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होते हैं? चोरों की सुरक्षा के आपकी सरकार तो अगर इतना ही प्रदर्शन था तो ये बताइए प्रवासी लखमा के साथ ठीक है, मुझे लगता है कि करके बात कर लेते हैं क्योंकि दोनों की बातें इसमें समझ में नहीं आ रही। बेहतर ठीक है धनंजय जी, आप अपनी बात पूरी तरह कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आऊंगा तो अकीर जी के पास संक्षेप में। जी धनंजय जी, बात कंप्लीट कर लीजिए अपनी आप। मैं कहता हूं ऐसा बात ना करे जो किसी को अपमानित हो। हमारे लिए चूड़ी शक्ति का प्रतीक है। इनके पार्टी में चूड़ी का सम्मान है नहीं, इसमें नहीं जानता हूं। ठीक है, हम तो आपने अपनी बात रख दी। ठीक है, आप अपनी बात रख दी। ठीक है, आपने विरोध भी दर्ज कर दिया। ठीक है, तौकीर रजा जी, लेकिन ईडी की कार्रवाई के ऊपर लगातार सवाल उठते भी रहते हैं क्योंकि जिस तरह से ये भूपेश बघेल की बातें सामने आई, जिसको रमन सिंह ने कहा है कि शराब नहीं चलेगा, लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं ना कि किसी भी राजनीतिक द्वेष के तहत ईडी कार्रवाई ना करे, तो सवाल तो उठते रहते हैं। इसलिए कार्रवाई सिर्फ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये अंजाम तक भी पहुंचनी चाहिए। क्योंकि अक्सर बीजेपी के नेता कहते हैं आप लोग सिर्फ कार्रवाई कहते हैं, और कन्विक्शन, इसमें जो आरोपी अपराधी मुश्किल से 1% भी नहीं बनते हैं, तो सिर्फ कार्रवाई होती रहेगी या फिर अंजाम तक भी पहुंचेगा मामला? देखिए बिल्कुल अंजाम तक पहुंचेगा और अंजाम तक पहुंचा रहे, इसी कारण से गिरफ्तारियां हो रही हैं। और ईडी के खिलाफ अगर कोई कोर्ट ने अगर आदेश किया है तो कुछ अगर उनकी गलतियां हुई तो एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल अगर वो गलत की है तो उसके खिलाफ कोर्ट बोल सकती है, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। यही तो मैं बोल रहा हूँ। ये बोलते हैं कि झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो कोर्ट फिर इनको जमानत क्यों नहीं दे रही? एक तरफ आप कोर्ट की बात आप बोलते हैं कि कोर्ट, लेकिन जब कोर्ट जमानत नहीं देता, ये भी तो मानिए कि कोर्ट मान रहा है कि वो अपराधी हैं, सबूत पेश हुआ है वहां पर, उसी कारण से उनको जमानत नहीं मिल रही है। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से ठोस कार्रवाई करते हुए ईडी ने कार्रवाई करी है। और आप चमचागिरी के चक्कर में अपने सुपुत्र के लिए बिल्कुल सारी पार्टी एक हो गई, लेकिन वही कवासी लखमा थे, उनके सपोर्ट में कोई नहीं आया। देवेंद्र यादव को कोई सपोर्ट में नहीं आया, आपका बड़ा नेता। ये बताता है कि किस प्रकार से पूरी पार्टी किसी भी शहजादे के रूप में अगर कोई व्यक्ति है। ठीक है, बहरहाल लेकिन ईडी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से भूपेश बघेल की तरफ से बयान सामने आया, इसका असर कितना होगा देखने वाली बात होगी। क्या ये शराब फलीभूत होगा या फिर जिस तरह से रमन सिंह ने कहा है कि शराब से कुछ नहीं होता, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, धनंजय ठाकुर जी, तौकीर रजा जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से चेतन बघेल की गिरफ्तारी, उसके बाद से कांग्रेस बहुत आक्रामक है और भूपेश बघेल एक के बाद एक, चाहे वो ईडी हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उस पर जमकर घेर रहे। और आज तो भूपेश बघेल ने कहा है कि जिस तरह से पहले गिरफ्तारी हुई और उसके बाद सरकार गिरी, वैसे ही अब केंद्र सरकार ने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया और अब केंद्र सरकार भी गिर जाएगी। देखना होगा ये जो शराब है फलीभूत होता है या फिर जिस तरह से रमन सिंह ने कहा है कि शराब से कुछ नहीं होता, और जो भ्रष्टाचारी है उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।